Hello, dear students. This is शांति सरफिना टुडू। आज का हमारा टॉपिक है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति राजमहल पहाड़ियों के आसपास रहते थे और वन उपज पर निर्भर थे। ये लोग झूम खेती का अभ्यास करते थे। झूम खेती एक पौराणिक कृषि पद्धति है जिसमें जंगल के एक टुकड़े का चयन किया जाता है। उसके बाद उस टुकड़े में जितने भी झाड़ी है उसे काटकर जलाया जाता है। जलावन के पश्चात इस राख को पोटाश की तरह उस मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। कुदालों से भूमि को खरोचा जाता है और कुछ वर्षों तक इस भूमि के भाग पर कृषि की जाती है। पहाड़िया जनजाति उपभोग के लिए कई प्रकार की दालें और बाजरा उगाया करती थी। कुछ वर्षों तक इस भूमि पर खेती करने के पश्चात इसे परती छोड़ दिया जाता है ताकि ये भूमि अपनी उर्वरता को ठीक कर सके और इस तरह पहाड़िया एक दूसरे इलाके का चयन करते हैं और इसी पद्धति को वापस से दोहराते हैं। The Pahadiyas used to practice shifting cultivation. They cleared patches of forest by cutting bushes and burning the undergrowth. On these patches, enriched by the potash from the ash, the Pahadiyas grew a variety of pulses and millets for consumption. They scratched the ground lightly with hoes, cultivated the clear land for a few years, then left it fallow so that it could recover its fertility and moved to a new area. From the forest, they collected mahua, which is a type of a flower for food, silk cocoons and resin for sale, and wood for charcoal production. The undergrowth that spread like a mat below the trees and the patches of grass that covered the land left fallow provided pasture for their cattle. पहाड़िया जनजाति जंगलों से अपने भोजन के लिए महुआ, बिक्री के लिए रेशम ककून और राल और कोयला उत्पादन के लिए लकड़ी एकत्र करते थे। Thus, the life of the Pahadiyas as hunters, shifting cultivators, food gatherers, charcoal producers, silkworm rearers was thus intimately connected to the forest. पहाड़िया इमली के पेड़ों के भीतर झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाया में आराम करते थे। वे पूरे क्षेत्र को अपनी भूमि आधार मानते थे। इनके प्रमुखों ने समूह की एकता को बनाए रखा, विवादों को निपटाया और इस जनजाति को अन्य जनजातियों और दूसरे लोगों के साथ लड़ाई में नेतृत्व भी किया। With their base in the hills, the Pahadiyas regularly raided the plains where settled agriculturalists lived. These raids were necessary for survival, particularly in years of scarcity. They were a way of asserting power over settled communities, and they were a means of negotiating political relations with outsiders. मैदानी इलाकों के ज़मींदारों को अक्सर पहाड़ी प्रभुओं को नियमित रूप से पेशकश देकर शांति खरीदनी पड़ती थी, जिसे हम खिराज भी कहते हैं। व्यापारियों ने पहाड़ी लोगों को उनके द्वारा नियंत्रित रास्तों का उपयोग करने की अनुमति के लिए एक छोटी राशि भी देनी शुरू कर दी, जिसे हम पथकर कहते हैं। एक बार इस भुगतान करने के बाद पहाड़िया प्रमुखों ने व्यापारियों की रक्षा की और ये सुनिश्चित किया कि उनके माल को किसी ने लूटा नहीं हो। This negotiated peace was somewhat fragile.
It broke down in the last decades of the 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India. अंग्रेज़ों के आवागमन से उन्होंने जंगल की सफाई को प्रोत्साहित किया और जमींदारों और जोतदारों ने भूमि को चावल के खेतों में बदल दिया। अंग्रेज़ों के लिए कृषि का विस्तार भू राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए, निर्यात के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए और एक व्यवस्थित आदेशित समाज के आधार को स्थापित करने के लिए आवश्यक था। उन्होंने जंगलों को जंगलीपन से भी जोड़ा और जंगल के लोगों को जंगली, अनियंत्रित, आदिम और शासन करने में मुश्किल के रूप में देखा। इसलिए उन्हें लगा कि जंगलों को साफ करना होगा। As settled agriculture expanded, the area under forest and pastures contracted. This sharpened the conflict between hill folk and settled cultivators. The former began to raid settled villages with increasing regularity, carrying away food grains and cattle. The colonial officials tried desperately to control and subdue the Pahadiyas, but they found the task difficult. 1770 के दशक में अंग्रेज़ों ने निर्वासन की एक क्रूर नीति को अपनाया जिससे पहाड़ियों को मार डाला जाने लगा। फिर 1780 के दशक तक भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति की नीति प्रस्तावित की। पहाड़िया प्रमुखों को एक वार्षिक भत्ता दिया गया और उनके पुरुषों के उचित आचरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया। उनसे अपेक्षा की गई कि वे अपने इलाकों में व्यवस्था बनाए रखें और अपने लोगों को अनुशासित करें। कई पहाड़िया प्रमुखों ने भत्ते से इनकार कर दिया। जिन्होंने स्वीकार किया वे अक्सर समुदाय के भीतर अपने अधिकार को खो देते थे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन में होने के कारण उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वजीफ़ा प्रमुख के रूप में माना जाता है। जैसे जैसे शांति का अभियान जारी रहा, पहाड़िया गहरे पहाड़ों में घुस गए, अपने आप को शत्रुतापूर्ण ताकतों से अलग किया और बाहरी लोगों के साथ युद्ध किया। इसलिए जब बुकानन ने 1810 से 11 की सर्दियों में इस क्षेत्र की यात्रा की तो पहाड़ियों ने स्वाभाविक रूप से उसे संदेह और अविश्वास के साथ देखा। The experience of pacification campaigns and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area. Every white man appeared to represent a power that was destroying their way of life and means of survival, snatching away their control over their forests and land. By this time, in fact, there were newer intimation of danger. Santhals were pouring into the area, clearing forests, cutting down timber, plowing land, and growing rice and cotton. As the lower hills were taken over by Santhal settlers, the Pahadiyas receded deeper into the Rajmahal hills. This is a small summary of the Pahadiyas of Rajmahal. Thank you.